The question is the how many of the following oxygens are obtained from plant? निम्न में से कितने ऑक्सीजन पादप से प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सीजन इज द प्लांट हार्मोन, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है कि कितने प्लांट से नेचुरली हमें मिल रहे हैं। तो IAA की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NAA की फुल फॉर्म है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आंसर 2, बिकॉज IAA एंड IBA ये प्लांट में नेचुरली फाउंड होते हैं, बाकी NAA एंड 2,4-D जो होते हैं ये सिंथेटिक बनाए जाते हैं। देन 2,4-D जो है इट इज़ एक्ट एज विडिसाइड्स, वीड्स जो होती है प्लांट में, खरपतवार जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए काम में आता है 2,4-D। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विडिसाइड कौन सा है इसमें, 2,4-D जो है वो वीड्स जो होती हैं खरपतवार नाशी है, जिसको खरपतवारों को जो कि हमारे मेन क्रॉप के साथ में अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं लग जाते हैं, जिनको हम वीड्स या खरपतवार कहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए 2,4-D काम में लिया जाता है। क्वेश्चन जो है वो है रिकैपिटुलेशन थ्योरी स्टेटेड दैट, पुनरावर्तन सिद्धांत का कथन है कि फर्स्ट है फाइलोजेनी रिकैपिटुलेट्स ऑन्टोजेनी, सेकेंड इज ओमिनस वाइवम एक्स ओवो और विवो, थर्ड इज ओमिनस सेलुला ई सेलुला एंड फोर्थ इज ओंटोजोनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। यानी फर्स्ट जो दे रखा है वो आपको ऑप्शन है जाति वृत्तीयता में व्यक्ति वृत्तीयता की पुनरावृत्ति होती है, सेकेंड है जीवों का निर्माण पूर्व स्थित जीवों से होता है, थर्ड है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है एंड फोर्थ है व्यक्ति वृत्तीय में जाति वृत्तीयता की पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावर्तन सिद्धांत जो कहता है वो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर फोर्थ है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी व्यक्ति वृत्तीयता में जाति वृत्तीयता की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पालतू पशुओं की उन्नत नस्लों का निर्माण एक उदाहरण है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का, सेकंड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कृत्रिम चयन का, थर्ड है सेक्सुअल सिलेक्शन लैंगिक चयन का एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सेकंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन कृत्रिम चयन, यानी पालतू पशुओं की उन्नत नस्ल जो होते हैं यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की जो इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाटर स्ट्रेस लीड्स टू, जल की कमी से होता है। फर्स्ट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रंध्रों का खुलना, सेकेंड इज विल्टिंग ऑफ लीव्स पत्तियों का मुरझाना, थर्ड इज इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ लीफ पत्तियों की क्रियाशीलता का बढ़ना एंड फोर्थ इज ट्रांसपीरेशन वाष्पो उत्सर्जन। तो पानी की जब कमी हो जाएगी डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की तो क्या होगा, नेचुरली ये पत्तियां क्या होने लगेगी, मुरझाने लगेंगी, विल्टिंग ऑफ द लीव्स, क्योंकि रंध्र जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। अगर वाटर जो होगा वो कम होगा तो स्टोमेटा इज क्लोज होने लग जाएंगे, ठीक है ना। और थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है पत्तियों की क्रियाशीलता का बढ़ना, तो नेचुरली वाटर की कमी जब होगी तो पत्तियां जो होंगी एक्टिव नहीं होंगी, लीव्स जो होंगी उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। एंड ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर लॉस फ्रॉम एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विल्टिंग ऑफ लीव, यानी पत्तियां क्या होंगी, मुरझाने लगेंगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ अरोज स्लोली through evolutionary forces from non-living organic molecules. This is called as, जीवन का प्रथम रूप अजीवीय कार्बनिक अणुओं से धीरे धीरे विकासीय बलों के कारण उत्पन्न हुआ है, इसे कहा जाता है। जो लाइफ फर्स्ट आई थी वो किससे हुई, अजीवीय कार्बनिक अणुओं से। तो ये कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, तो फर्स्ट इज केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक विकास, सेकेंड इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जैविक विकास, थर्ड इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कार्बनिक विकास एंड फोर्थ इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन प्रतिगामी विकास। तो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन फर्स्ट केमिकल इवोल्यूशन रासायनिक विकास।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बर्ड फ्लू डिजीज, निम्न में से किसके द्वारा बर्ड फ्लू रोग होता है? फर्स्ट इज H1N1 वायरस, H5N5N1 वायरस, H1N5 वायरस एंड फोर्थ इज कैनेडिडा एल्बिकेंस। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, H5N1 वायरस जो होता है वो बर्ड फ्लू जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्ड फ्लू डिजीज। The next question is, in which process embryo is formed outside the embryo sac? First is diplospory, second is diploid apogamy, third is adventive embryony and fourth is apospory. इस किस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर होगा? फर्स्ट जो दे रखा है द्विगुण बीजाणुकता, सेकंड है द्विगुणन अपयुग्मन, थर्ड है अपस्थानिक भ्रूणता एंड फोर्थ इज अपबीजाणुता। तो देखिए इसमें आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सेक के बाहर हो रहा है। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की किसी भी द्विगुणित कोशिका से हो रहा है। अगर हम बात करें एम्ब्रियो सेक के बाहर, आउटसाइड एम्ब्रियो सेक के कौन सी सेल्स होती है डिप्लॉयड होती है? या तो न्यूसिलस की होगी, बीजांडकाय की होगी, या फिर इंटेग्यूमेंट्स अध्यावरण की। तो जब भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका से, द एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम द न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स एंड सेल्स 2n सेल जो कि डिप्लॉयड है उससे होता है, तो इट इज़ दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता। इट इज दिस मेथड इज द स्पेशल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ये लैंगिक जनन की विशिष्ट विधियां जो कि एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक having 8 ciliary completes performing only sexual reproduction most probably organism is। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने एनिमेलिया किंगडम अच्छे से कमेंट्स उसके याद किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन में इसके अंदर ही हिंट छुपी हुई है और इसका इजीली आंसर्स दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिज्म में अरीय सममित उपस्थित होती है, द्विकोर की होता है और उसमें 8 सीलियरी कॉम्प्लेट उपस्थित होती है और यह केवल लैंगिक जनन करता है, संभवतः ऑर्गेनिज्म है। देखो 8 सीलियरी कॉम्प्लेट जो होती है वो टीनोफोरा के मेंबर्स, ओनली फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेट इट इज़ कॉल्ड टीनोफोरा जो होता है। टीनोफोरा के मेंबर्स में 8 सीलियरी तो आप 8 सीलियरी को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लूरोब्रैंकिया, सिस्टोसोमा, सेकंड थर्ड है फेरेटिमा एंड नेक्स्ट जो दे रखा है वो है कॉर्के रोडेन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लूरोब्रैंकिया। तो प्लूरोब्रैंकिया जो होता है इट इज़ द मेंबर ऑफ द टीनोफोरा एंड इट शो द रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिंग एंड 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इन द डायग्रामेटिक representation of a monohybrid cross. In this, find out the genotypes of all tall plants in all the given generation. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे एक एकल संकर संकरण का चित्र दर्शाया गया है। इनमें सभी पीढ़ियों में प्राप्त लंबे पौधों का जीनोटाइप क्या होगा? यानी हमें क्या फाइंड करना है कि जो टॉलनेस के लिए जो जीनोटाइप है वो हर एक जनरेशन में क्या है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको ए, बी और सी दे रखा है। ए रिप्रेजेंट द पेरेंट्स, द बी रिप्रेजेंट द F1 जनरेशन एंड सी रिप्रेजेंट द F2 जनरेशन। अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो टॉल के लिए जो पेरेंट प्लांट है उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनोटाइप इट इज़ TT, कैपिटल T एंड कैपिटल T, बिकॉज हम कैपिटल T और स्मॉल t को क्रॉस करवाते हैं। तो इन F1 पेरेंट्स प्लांट्स जो होंगे उनमें टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है जीनोटाइप T और T, कैपिटल T एंड कैपिटल T। एंड इन F1 जनरेशन, because in F1 generation all plants are tall, but
they are heterozygous tall and genotype of these plants is capital T and small t. तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेंगे, सारे प्लांट टॉल होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी. एंड F2 जनरेशन में अगर आते हैं तो हमें 4 टाइप के प्लांट मिलेंगे. एक तो हमें मिलते हैं जिनमें कैपिटल टी आता है, एक आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड नेक्स्ट इज स्मॉल टी. इट मीन्स 1 प्लांट ऑब्टेन homozygous tall, 2 plant obtain heterozygous tall and 1 plant obtain homozygous dwarf. यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें टॉल प्लांट के जीनोटाइप्स बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3. बिकॉज पेरेंट प्लांट में जो टॉलनेस के लिए कैरेक्टर है वो कैपिटल टी है. देन F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी को रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड F2 जनरेशन में कैपिटल टी के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो भी क्या कर रहा है, टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनोटाइप है. स्मॉल टी ड्रॉफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ. इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है. पॉलीमर मीन्स किसी भी कंपाउंड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर. मतलब मोनोमर्स जो होते हैं आपस में बाइंड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एंड ग्लैक्टोज. तो इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज. इन्यूलिन जो है वो किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेल ऑफ द पैनक्रियाज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय देयर ओन एंजाइम्स बिकॉज. अग्नाशय की कोशिकाएं अग्नाशय के एंजाइमों द्वारा नहीं पच पाती, क्यों. फर्स्ट इज एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म. एंजाइम अक्रिय रूप से स्त्रावित होते हैं. सेकेंड है सेल्स आर नॉट लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. कोशिकाएं म्यूकस झिल्ली द्वारा आश्रित नहीं होती है. थर्ड इज एंजाइम्स आर रिलीज्ड ओनली व्हेन नीडेड. एंजाइम की जब जरूरत होती है तभी स्त्रावित होते हैं. एंड फोर्थ है एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन एसिडिक as well as alkaline form. The correct answer is option first. Enzyme are secreted in inactive form because जब food स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरिनम में आ जाता है तो उसी वक्त जो होता है पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट होता है. बट पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं दे आर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और देन वो बाद में जाकर एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद में वो क्या करते हैं कि जो फूड है उसके साथ में मिक्स होकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट how many ATP and NADPH molecules will be required to make one molecule of sucrose through the Calvin pathway. कैल्विन पथ के द्वारा एक अणु सुक्रोज को बनाने के लिए आवश्यक ATP तथा NADPH की संख्या है. ऑप्शन ए में 18 ATP and 12 NADPH. ऑप्शन बी में सेकंड में दे रखा 36 ATP and 24 NADPH. ऑप्शन थर्ड जो है 30 ATP एंड 12 NADPH एंड ऑप्शन 4 जो है 60 ATP एंड 24 NADPH. द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सेकंड 36 ATP एंड 24 NADPH. 36 ATP एंड 24 NADPH इसका सही आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज study the following table carefully and give the correct answer from the option. निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए. तो आपको कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. उसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको हमें पढ़ना है और उसके बाद में उसके करेक्ट आंसर्स देने हैं. द फर्स्ट इज द क्लोरेला प्रोटीन सोर्स एंड साइनोफाइसी. इट मीन्स क्लोरेला है जो कि प्रोटीन का स्रोत है और साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है. सेकंड क्या दे रखा है, स्पाइरुलिना क्लोरोफाइसी का मेंबर है एंड प्रोटीन सोर्स है. स्पाइरुलिना, क्लोरोफाइसी एंड प्रोटीन सोर्स. थर्ड इज हेलोफिलस ग्रो इन सॉल्टी एरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. हेलोफाइल्स लवणीय क्षेत्र में उपस्थित आर्की बैक्टीरिया.
एंड फोर्थ इज द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड्स एंड फॉर्म्स प्लाज्मोडियम। तो अगर हम इनको देखें तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये दोनों गलत है। कैसे? क्लोरेला जो है इट इज़ प्रोटीन सोर्स, ये करेक्ट है, बट इट इज़ द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी नॉट साइनोफाइसी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है स्पाइरुलिना, क्लोरोफाइसी एंड प्रोटीन सोर्स। स्पाइरुलिना इज द मेंबर ऑफ साइनोफाइसी नॉट क्लोरोफाइसी। थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी हेलोफाइल्स लवणीय क्षेत्र में उगते हैं और आर्की बैक्टीरिया के मेंबर से। और जो मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, इनको स्लाइम मोल्ड्स यानी अवपंक कवक भी कहते हैं, और इट फॉर्म्स प्लाज्मोडियम। इनका ये एग्रीगेट होकर के और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज प्लाज्मोडियम। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। The next question is the identify the likely A, B, C, D in the following life cycle. नीचे दिए जा रहे जीवन चक्र में A, B, C, D क्या हो सकते हैं, पहचानिए। In this question the diagram represent the life cycle of malaria parasite called plasmodium. इस डायग्राम में हम लोगों को मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसकी लाइफ साइकिल शो हो रही है। तो अगर हम उसकी लाइफ साइकिल देखें तो द पैरासाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। दो होस्ट जो होते हैं परपोषी होते हैं उनमें अपना जीवन चक्र पूरा करता है। फर्स्ट इज ह्यूमन बींग्स में इसकी एसेक्सुअल लाइफ कंप्लीट होती है, एंड सेकेंड इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, मादा एनोफ्लीज मच्छर, जिसमें इसकी लैंगिक चक्र जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो इस डायग्राम में ए बी सी जो है डी ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हमें शो करना है। तो देखिए इसको डायग्राम में अगर हम देखें तो ए जो है वो स्पोरोजोइट्स जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए रिप्रेजेंट द स्पोरोजोइट। बी है लीवर, बिकॉज ये ह्यूमन बींग को इसने काटा है, मॉस्क्यूटो ने बाइट किया है और ये इसके लीवर में जाके इफेक्ट करता है। देन हमें ऑप्शन नेक्स्ट क्या देखना, सी। तो सी अगर हम देखें तो सी हमें ये जो ग्लैंड दिख रही है इट इज़ द सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ हैं। एंड डी जो है इट इज़ द गैमिटोसाइट्स, गैमिट्स बने हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मॉस्क्यूटो ने जो है किसी भी हेल्दी ह्यूमन को काटा है, इसके लीवर में गया, देन वहाँ उनकी आरबीसी में गया, आरबीसी में जाकर उन्होंने वहाँ पर ए सेक्सुअल कंप्लीट किया है और ए सेक्सुअल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने गैमेट्स जो है उनका फॉर्मेशन किया और ये गैमेट्स वापस क्या करते हैं उस मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ जाकर के अपनी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पर ये अपनी साइकिल जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरी लाइफ साइकिल जो है मॉस्क्यूटो की है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोजोइट को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है लीवर को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड को, एंड डी रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोसाइट्स, इट मीन्स गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन थर्ड। आप देख लीजिए इसमें जो थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट होगा कि जो ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीवाणुज, मतलब कि यहाँ पर इसके जो गैमेट्स जो हो रहे हैं वो स्पोरोजोइट्स जो हो रहे हैं वो बन रहे हैं। बी लीवर को यकृत को कर रहा है, सी जो है वो लार ग्रंथियाँ जो है उसको कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड को कर रहा है, एंड फोर्थ जो है वो डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक फिगर दे रखा है, अबव फिगर शो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उपरोक्त आरेख प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश के प्रभाव को दर्शा रहा है। इस आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, एट विच पॉइंट द कर्व लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। आरेख में किस बिंदु पर प्रकाश एक सीमाकारी कारक है।
द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो है उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था और उन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है वो फैक्टर जो सबसे कम क्वांटिटी में है, सबसे कम जो होगा, लो क्वांटिटी में होगा, वही क्या करेगा, पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो आंसर इज ए जो है इसका आंसर करेक्ट है, बिकॉज ए जो है वो क्या कर रहा है, इसका कर्व जो है वो लिमिटिंग फैक्टर जो, बिकॉज ए जो है वो क्या है, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है सबसे कम है, तो ए जो है वो क्या कर रहा है, इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।